आज हम पढ़ेंगे सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न को पढ़ने से पहले हमें सेल साइकिल को समझना पड़ेगा कि सेल साइकिल किसे कहते हैं, सेल साइकिल होता क्या है, कितने पार्ट्स में होते हैं, ये हमें जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले आते हैं सेल। सेल क्या होता है कि हर एक जीव, हर एक छोटे से छोटा जीव, हर एक बड़े से बड़ा जीव में क्या होता है, हर एक जीव की अपने जीवन की एक जो शुरुआत होती है वो एकल सेल से होती है। मतलब ये कहने का मतलब है कि एक पेरेंट सेल बनाता है दो संतति कोशिकाएं। यहाँ पास देख सकते हैं, हर एक जीव अपने जीवन की शुरुआत एकल कोशिका से करता है। एक पेरेंट सेल बनाता है दो संतति कोशिकाएं। अब देखते हैं सेल साइकिल क्या है, मतलब सेल साइकिल किसे कहते हैं। किसी कोशिका के निर्माण से लेकर उसके पुनः विभाजन द्वारा, किसी कोशिका के निर्माण से लेकर उसके पुनः विभाजन द्वारा संतति कोशिका बनने तक होने वाली जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं सेल साइकिल, मतलब कोशिका चक्र कहते हैं। अब इसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि सेल साइकिल में और क्या क्या होती है, तो इसमें देखते हैं। यह घटनाओं का एक अनुक्रम है, घटनाओं का एक अनुक्रम है जिसमें कोशिका के डीएनए का द्विगुणन होता है। इसी को बोलते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन या डीएनए का डुप्लीकेशन। इसको डीएनए का प्रतिकृतिन, मतलब इसमें डीएनए का एक से दो कोशिकाएं इसमें बन जाती है, मतलब कि डिवाइड हो जाती है। इसी को बोला है कोशिका की वृद्धि होती है, कोशिका में ग्रोथ होता है। अब कई अन्य रचनाओं का निर्माण होता है, वह अंत में कोशिका दो संतति कोशिका में डिवाइड हो जाती है, विभक्त हो जाती है। ठीक, अब इसमें देखते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल को दो पार्ट में बांटा गया है, एक है इंटरफेज, एक है एम-फेज। इंटरफेज को अंतरावस्था भी बोला जाता है, इसमें आता है G1 S G2। एम-फेज को एक्टिव डिवाइडिंग फेज भी बोला जाता है, एक्टिव डिवाइडिंग फेज। इसको दो भागों में बांटा गया है, केंद्रक विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन। इसमें क्या होता है, केंद्रक विभाजन हमेशा पहले होता है, याद रखना, केंद्रक विभाजन हमेशा पहले होता है, उसके बाद ही कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। केंद्रक विभाजन में PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इसके चार जो चरण होते हैं वही हैं। अब फाइनली देखते हैं इंटरफेज किसे कहते हैं। इंटरफेज इसमें देखते हैं, यहाँ पर मैंने नोट डाल रखे हैं, दो एम प्रवस्थाओं के बीच की स्थिति होती है। मतलब यहाँ पर दो एम प्रवस्थाओं के बीच की स्थिति कैसी हुई, G1 S G2, एम प्रवस्था है, उसके बाद G1 S G2, फिर आया एम, इसीलिए बोल रहे हैं एम, दो एम प्रवस्थाओं के बीच की स्थिति है। ये हुआ इंटरफेज, ये हुआ इंटरफेज, ये क्या है एम फेज, दो एम फेज हुआ। अंतरावस्था सेल साइकिल की सबसे लॉन्गेस्ट फेज है, प्रवस्था है ये। इसको रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। रेस्टिंग फेज इसको किस लिए बोलते हैं, क्योंकि विश्राम प्रवस्था, विश्राम प्रवस्था इसको इसलिए बोलते हैं कि इसमें देखो एम फेज में होता है कोशिका का विभाजन। कोशिका विभाजित कब होती है, एम फेज में, लेकिन वो इंटरफेज में विभाजित नहीं होती, इसीलिए बोला गया है कि इसको रेस्टिंग फेज, इंटरअवस्था, इंटरफेज रेस्टिंग फेज कहा गया है। गुणसूत्र धागे नुमा होती है, क्रोमेटिन धागे नुमा, इसमें जो इसका जो संरचना होता है स्पष्ट नहीं होता, लेकिन उपापचय की दृष्टि से सबसे अधिक सक्रिय होता है, मेटाबॉलिकली सबसे अधिक सक्रिय होता है। इंटरफेज को बोला गया है, इंटरफेज डिटेल कर रहे हैं अभी। तो इंटरफेज G1 S G2, इसको सबसे पहले होवर्ड और पेल्क ने 1953 में बताया है कि 1953 में बताया है G1 S G2, तीनों फेज के बारे में इन्होंने बताया है, इन दोनों वैज्ञानिकों ने। अब इसमें ये भी देखते हैं कि जो इंटरफेज है, इंटरफेज में हम ये भी बोल सकते हैं कि जैसे किसी भी व्यक्ति के एक कोशिका से दो कोशिका बनने में कितना टाइम लगता है। इसमें यहाँ पर देखिए, मनुष्य के एक कोशिका विभाजन होने के लिए कितना समय लगता है, 24 घंटे, यीस्ट में 90 मिनट। इसी प्रकार हर एक जीव में जो कोशिका विभाजन के लिए अलग अलग टाइम लगता है। अब जो हम टॉपिक में आए थे वहाँ का है G1 को सबसे पहले डिटेल करते हैं, जान लेते हैं कि G1 फेज किसे कहते हैं। ये है ग्रोथ पीरियड, गैप वन फेज भी बोला जाता है इसको।
इसको प्री सिंथेसिस फेज, पूर्व संश्लेषी प्रवस्था। पूर्व संश्लेषी इसको किस लिए बोला गया है, क्योंकि एस फेज के जैसे G2 एस के पहले आ रहे हैं, इसलिए इसको बोला गया है पूर्व संश्लेषी प्रवस्था। एम फेज व एस फेज के मध्य आती है। अब पेंसिल में बनाए, ठीक से नहीं दिखेगा। इसमें क्या बोला है कि एम फेज व एस फेज के मध्य में पाई जाती है। इसमें एम फेज और कहाँ है, हाँ ये एस फेज, एम फेज और एस फेज के मध्य में पाया जा रहा है। ये हो गया एस फेज, ये हो गया एम फेज। उसके बीच में कौन पाया जा रहा है, G1 फेज। तो इसलिए बोला है कि G1 एम फेज व एस फेज के मध्य में पाई जाती है। इसमें क्या बोलता है, इस अवस्था में नवजात संतति कोशिका के आकार में वृद्धि होती है, आकार में ग्रोथ होता है, वो थोड़ा बड़ा होता है। इस अवस्था में RNA प्रोटीन तथा एंजाइम का संश्लेषण तीव्र गति से होती है। उपचय, अभी एक ये भी है, उपापचय की दृष्टि से ये सक्रिय होती है, ये कोशिका सक्रिय होती है। अब देखते हैं G1 के बाद कौन सा आ रहा है, एस फेज को देखते हैं यहाँ। सिंथेसिस फेज भी बोला जाता है, संश्लेषी प्रवस्था। ये क्या होता है, G व G2 के मध्य की स्थिति होती है। DNA डुप्लीकेशन एवं मतलब कि डुप्लीकेशन द्विगुणन होता है, DNA का द्विगुणन होता है। यहाँ देखिए DNA का डुप्लीकेशन मतलब द्विगुणन होता है। जैसे DNA का 2C है, G1 फेज में 2C है, तो S फेज में 4C हो जाएगा। लेकिन गुणसूत्र का डुप्लीकेशन नहीं होता, यहाँ पर नोट डाल रखे हैं, गुणसूत्र का डुप्लीकेशन नहीं होता। जैसे G1 में 2N है तो S में भी 2N ही रहेगा गुणसूत्र में, और DNA का डुप्लीकेशन होगा, इसमें गुणसूत्र का डुप्लीकेशन नहीं होगा। इस प्रवस्था में DNA पॉलीमरेज एंजाइम सक्रिय होते हैं। सेंट्रियोल मतलब तारक केंद्र का भी द्विगुणन हो जाता है। हिस्टोन प्रोटीन भी सक्रिय हो जाते हैं। एस फेज का है ये, एस फेज, सिंथेसिस फेज। अब देखते हैं G2, ग्रोथ पीरियड 2 भी बोला जा सकता है इसको। अब इस प्रवस्था में और अधिक कोशिका वृद्धि व विकास होता है। न्यू प्रोटीन व DNA का निर्माण होता है। तर्कु तंतु का निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया व क्लोरोप्लास्ट आदि का डुप्लीकेशन होता है। इसको पोस्ट सिंथेसिस फेज भी बोला जाता है। अब देखते हैं इसमें, इसके बाद आता है हमारा एम फेज। इस अवस्था में कोशिका विभाजित होकर दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करता है, जिसमें कोशिका के सभी घटकों का पुनर्गठन हो जाता है। इसमें फाइनली क्या होता है, कोशिका 2 भागों में बढ़ जाती है, 1 से 2 कोशिकाएं बन जाती है। एम फेज को 2 अवस्था में बांटा जाता है। कैरियोकाइनेसिस मतलब कि केंद्रक विभाजन, साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव्य विभाजन। तो मैंने बताया है कि केंद्रक का विभाजन पहले होता है, उसके बाद ही कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। इसमें जो कैरियोकाइनेसिस है वो मातृ कोशिका के केंद्रक को 2 भागों में बांटने की क्रिया को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। मातृ कोशिकाओं के केंद्रक को 2 भागों में बांटने की क्रिया को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। यह एक जटिल प्रक्रिया है जो निम्न चरणों में पूर्ण होती है, जैसे PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। 4 फेजेस हैं। अब साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, यह क्रिया जंतुओं एवं पौधों में 2 अलग अलग विधियों द्वारा संपन्न होता है। मतलब कि जैसे जंतुओं में होगा तो क्विलेज विधि होगा और 2 विधियों द्वारा पूर्ण हो। जंतु कोशिका द्रव्य का विभाजन है ये देख सकते हैं, क्विलेज विधि द्वारा होता है।